सिंगल थॉट। हाँ, एक सिंपल सी सोच तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। साउंड्स लाइक अ मूवी प्लॉट, राइट? लेकिन ऐसा सच में हो सकता है। आज हम कुछ ऐसे ही पावरफुल आइडियाज को एक्सप्लोर करेंगे जो दुनिया के ग्रेटेस्ट थिंकर्स ने दिए हैं। और हाँ, इससे पहले कि हम ज्ञान के इस समुंदर में डुबकी लगाएं, मेक श्योर तुम सब्सक्राइब बटन हिट कर रहे हो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और हमें कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा फेवरेट फिलोसोफर कौन है। बिल्कुल। और आज का डिस्कशन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होने वाला है। आज हम 8 इंपॉर्टेंट कोट्स पर एक गहरी चर्चा करेंगे। हम शुरू करेंगे विलियम जेम्स के एटीट्यूड वाले आइडिया से, फिर कांट के लॉ वर्सेस एथिक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद दलाई लामा के सक्सेस और पीस पर 2 अलग-अलग कोट्स हैं, दोनों ही बहुत इंसाइटफुल। फिर हम पॉटर स्टुअर्ट, एरिक एरिक्सन और आखिर में सोक्रेटिस के 2 माइंड ब्लोइंग कोट्स को अनपैक करेंगे। सो गेट रेडी फॉर अ डीप डाइव दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। पहला कोट है और ये 2025 का है। The greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life by altering his attitudes. William James, Ethics, Theory 2025, 10 marks. Broad micro theme, the power of attitude in personal transformation. विलियम जेम्स। इस कोट को समझने के लिए चलो एक हेडिंग देते हैं, योर एटीट्यूड इज योर सुपर पावर। विलियम जेम्स, जो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारी लाइफ एक्सटर्नल चीजों से नहीं बल्कि हमारे इंटरनल एटीट्यूड से बदलती है। सिंपल वर्ड्स में, सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। Cool ना? बहुत कूल। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचते हैं। सोचो, एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है। अब यहाँ 2 एटीट्यूड्स हो सकते हैं। एक एटीट्यूड है, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, एकदम नेगेटिव स्पाइरल। दूसरा एटीट्यूड, ओके, इस बार आपसे गलती हुई, लेट्स एनालाइज एंड ट्राई अगेन। एक्जैक्टली। और लॉन्ग रन में कौन आगे बढ़ेगा? ऑब्वियसली द सेकंड वन। यही है एटीट्यूड का खेल। चलो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले समझो कि ये कोट पर्सनल एजेंसी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में है। मतलब तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर हो, पैसेंजर नहीं। राइट। तो आंसर की शुरुआत इस आइडिया से कर सकते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी के मालिक हैं। हाँ, अब आते हैं बॉडी पर। कोड का मीनिंग और सिग्निफिकेंस। इसमें पहला पॉइंट है साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे मेंटल फ्रेमवर्क्स हमारे लाइफ आउटकम्स को डिसाइड करते हैं। ये बिल्कुल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसा है। योर थॉट्स इन्फ्लुएंस योर एक्शंस। मतलब जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, सिंपल। दूसरा पॉइंट, पर्सनल एजेंसी। इस पर जरूर जोर देना है। हम फेटलिस्टिक नहीं हो सकते। ये किस्मत में यही था वाली सोच से बाहर आना है। हम प्रोएक्टिव हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट। एटीट्यूडल डिटर्मिनिज्म। ये कहता है कि सक्सेस एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से ज्यादा इंटरनल पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करती है। स्टोइक फिलॉसफी में भी यही कहते हैं। और इससे ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट भी जुड़ता है ना? बिल्कुल। ग्रोथ माइंडसेट हमारा चौथा पॉइंट है। ये बिलीव के एफर्ट से इंप्रूव किया जा सकता है, कि एबिलिटीज फिक्स नहीं है। और आखिरी पॉइंट है फ्रीडम ऑफ चॉइस। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, पर हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। वाओ, ये तो काफी डिटेल्ड ब्रेकडाउन है। अब आते हैं इसके कंक्लूजन या कंटेम्पररी रेलेवेंस पर। हाँ, आज के टाइम इसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। पहला, यूथ एंड करियर अनसर्टेनिटी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स का एग्जांपल यूज करो, जो प्रीलिम्स फेल करके भी परसिस्ट करते हैं। उनका एटीट्यूड ही उनकी स्ट्रेंथ है। सही है। फिर सोशल रिफॉर्म में भी अरुणा रॉय और आरटीआई मूवमेंट का पावरफुल एग्जांपल, एक एटीट्यूड ने पूरा एक्ट बना दिया। फिर मेंटल हेल्थ। पोस्ट कोविड एंजाइटी में ग्रेटिट्यूड और रेजिलियंस जैसे एटीट्यूड्स कैसे हेल्प करते हैं। और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए बेस्ट एग्जांपल, आईएएस ऑफिसर आर्मस्ट्रांग पमेगा, जिन्होंने बिना गवर्नमेंट फंड्स के क्राउड फंडिंग से रोड बनाई। ये आम बात नहीं है। इट शोज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एटीट्यूड। और फाइनली पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी एम्पैथी और पेशेंस जैसे एटीट्यूड से कैसे रिश्ते बेहतर होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये कंप्लीट पिक्चर देता है। ठीक है, अब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, इस आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करोगे? पहले मीनिंग या रेलेवेंस? क्विक आंसर, पहले कोड का कोर मीनिंग समझाओ, फिर उसको करंट एग्जांपल से कनेक्ट करो। मीनिंग फर्स्ट, रेलेवेंस सेकंड। ओके। दूसरा, आर्मस्ट्रांग पमे का एग्जांपल क्यों इतना इंपैक्टफुल है? क्विक आंसर, क्योंकि ये दिखाता है कि रिसोर्सेज से ज्यादा विल या एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। इट ब्रेक्स द स्टीरियोटाइप ऑफ अ टिपिकल ब्यूरोक्रेट। गॉट इट। तीसरा, ग्रोथ माइंडसेट और एटीट्यूडनल डिटर्मिनिज्म में क्या सटल डिफरेंस है? गुड क्वेश्चन। क्विक आंसर, एटीट्यूडनल डिटर्मिनिज्म एक ब्रॉड फिलॉसफी है कि एटीट्यूड सब कुछ है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट एक स्पेसिफिक बिलीफ है कि एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं। वन इज अ फिलॉसफी, द अदर इज अ टूल। चौथा, एग्जाम में साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे टर्म्स यूज करना जरूरी है? क्विक आंसर, हाँ, ये आपके आंसर को डेप्थ और क्रेडिबिलिटी देता है। इट शोज यू रेड बियॉन्ड द बेसिक्स। ठीक है। पांचवा, सोशल रिफॉर्म वाले पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? Quick answer. Start with the problem, then introduce the person with a changed attitude, and finally show the massive outcome. Like the RTI Act. Problem, person, outcome. परफेक्ट। और आखिरी, कंक्लूजन में क्या लिखना बेस्ट रहेगा इस कोड के लिए? Quick answer. Conclude by saying that in a world full of uncertainty, your internal attitude is the only real anchor for success and well-being. ऑसम। अब प्रैक्टिस टाइम। Okay, pause करो and practice saying attitude is the internal framework that shapes external reality. चलो, rehearse करो. और इसका मिनी रिकैप? In short, ये कोड कहता है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से शुरू होता है। समझे? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक बहुत ही डीप कोट है 2024 का। इन लॉ, अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स। इन एथिक्स, ही इज गिल्टी इफ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो। इमैनुअल कांट, एथिक्स थियरी 2024, 10 मार्क्स, ब्रॉड माइक्रो थीम, द इंटरनल realm ऑफ मोरालिटी। कांट। उनके आइडियाज हमेशा थॉट प्रोवोकिंग होते हैं। इसके लिए हेडिंग है द कोर्ट ऑफ लॉ वर्सेस द कोर्ट ऑफ कॉन्शियंस। देखो, कांट कह रहे हैं कि कानून यानी लॉ सिर्फ आपके एक्शंस को जज करता है, एक्सटर्नल बिहेवियर।
पर एथिक्स आपके इंटेंशंस, आपकी सोच को भी जज करती है। एथिक्स का स्टैंडर्ड लॉ से बहुत बहुत ऊपर है। इसका कोई एग्जाम्पल ताकि आसानी से समझ आए? बिल्कुल। इमेजिन करो किसी को सड़क पर एक वॉलेट मिला जिसमें 5000 रुपीज हैं। वो सोचता है काश मैं ये रख लूं। उसके मन में ये थॉट आया, पर फिर वो सीसीटीवी कैमरा देखता है और डर से वॉलेट लौटा देता है। ओके। लीगली वो इनोसेंट है, उसने चोरी नहीं की, बट एथिकली कांट के हिसाब से उसने गलत सोचा था। द मोमेंट द थॉट एंटर्ड हिज माइंड ही वाज गिल्टी इन द कोर्ट ऑफ कॉन्शियंस। दैट्स द डिफरेंस। वाओ, दैट्स अ हाई बार। चलो इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाँ, श्योर। इंट्रोडक्शन में इस कोर्ट का कोर आइडिया है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल मोरालिटी। लॉ इज एक्सटर्नल, एथिक्स इज इंटरनल। इसे स्टार्ट करना है। ठीक है। और बॉडी में हम की आइडियाज को ब्रेक डाउन करेंगे। पहला आइडिया, लॉ एक्सटर्नल वर्सेस एथिक्स इंटरनल। यहां एक ब्यूरोक्रेट का एग्जांपल डिस्कस करो जो ब्राइब लेने का सिर्फ सोचता है पर लेता नहीं। ही इज लीगली इनोसेंट बट एथिकली फ्लॉड। ठीक है। दूसरा? एथिकल गिल्ट बिगिंस विद इंटेंशन। कांटियन एथिक्स में इंटेंशन ही सब कुछ है, आउटकम इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां माइनॉरिटी ग्रुप के लिए हेट्रेड फील करने वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हो। भले ही तुम एक्ट ना करो पर सोचना भी गलत है। दिस इज डीप। और आगे? तीसरा पॉइंट, द रोल ऑफ कॉन्शियंस। एथिक्स सर्वेलेंस से नहीं, कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा से चलती है। यहां फेक न्यूज स्प्रेड करने का एग्जांपल फिट होता है। तुम शेयर करने से पहले सोचते हो, वही एथिकल टेस्ट है। और इसका सोसाइटी पे क्या असर है? यही हमारा चौथा पॉइंट है, फाउंडेशन फॉर रूल ऑफ लॉ। जब लोग एथिकली सोचते हैं तो कम लॉज की जरूरत पड़ती है, सोसाइटी में ट्रस्ट बढ़ता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का एग्जांपल दे सकते हो जहां करप्शन बहुत कम है। और आखिरी पॉइंट? प्रिवेंटिव पावर ऑफ एथिकल थिंकिंग। एथिक्स प्रोएक्टिव है, लॉ रिएक्टिव है। लॉ क्राइम होने के बाद पनिश करता है, एथिक्स गलत सोच को आने से ही रोकती है। समझ गया। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन में समराइज करूं कि कांत हमें सिर्फ लीगल कंप्लायंस से आगे बढ़कर प्यूरिटी ऑफ थॉट यानी विचारों की शुद्धता कल्टिवेट करने के लिए चैलेंज करते हैं। परफेक्ट। अब आते हैं क्रॉस क्वेश्चंस पर। पहला, कैंडियन एथिक्स में विल या इंटेंशन इतना सेंट्रल क्यों है? क्विक आंसर, क्योंकि कांत के लिए एक्शन का आउटकम सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड कर सकता है, पर उसके पीछे का मॉरल रीजन यानी इंटेंशन वो तुम्हारे कंट्रोल में है, और वही असली मोरालिटी का टेस्ट है। सही है। दूसरा, लॉ और एथिक्स के डिफरेंस को एक सिंपल एनालॉजी से कैसे समझा सकते हो? क्विक आंसर, लॉ एक ट्रैफिक सिग्नल जैसा है जो एक्सटर्नल बिहेवियर कंट्रोल करता है। एथिक्स वो इंटरनल जीपीएस है जो बताता है कि सही रास्ता कौन सा है, भले ही सिग्नल ग्रीन हो। ब्रिलियंट एनालॉजी। तीसरा, इस आंसर के इंट्रोडक्शन में क्या हुक यूज करना चाहिए? क्विक आंसर, स्टार्ट विद द क्वेश्चन, इज इट इनफ टू जस्ट फॉलो द रूल्स और डज ट्रू मोरालिटी डिमांड समथिंग मोर? ये एग्जामिनर को फौरन एंगेज करेगा। गुड वन। चौथा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का एग्जाम्पल इस आंसर में वैल्यू ऐड कैसे करता है? क्विक आंसर, ले एक रियल वर्ल्ड प्रूफ देता है कि हाई ट्रस्ट एथिक्स बेस्ड सोसाइटीज में करप्शन कम होता है और गवर्नेंस बेहतर होती है। इट मेक्स द आंसर प्रैक्टिकल। ओके। पांचवा, अगर कोई बुरा सोचता है पर करता नहीं तो उसे गिल्टी मानना अजीब नहीं है? कांत के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं। क्विक आंसर, कांत के लिए मॉरल ड्यूटी सिर्फ एक्शंस की नहीं, इंटेंशंस की प्योरिटी की भी है। द थॉट इटसेल्फ इज अ वायलेशन ऑफ दैट ड्यूटी टुवर्ड्स वनसेल्फ। और आखिरी, हाउ डू यू स्ट्रक्चर द कंक्लूजन फॉर दिस आंसर इफेक्टिवली? Quick answer, reiterate the core difference, action versus intent, and end by stating why ethics is a higher ideal, essential for creating a truly just society, not just a lawful one. एक्सीलेंट। अब टाइम है प्रैक्टिस का। चलो, practice saying, law governs actions, but ethics governs intentions. Pause and say it out loud. और मिनी रिकैप। In short, कंट कहते हैं कि असली मॉरल बैटल दिमाग में शुरू होती है, कोर्ट में नहीं। फैंटास्टिक। अब आते हैं सक्सेस पर एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव पर। ये 2022 का कोट है। जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। दलाई लामा। एथिक्स थ्योरी 2022, 10 मार्क्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, द ट्रू कॉस्ट ऑफ अचीवमेंट। द दलाई लामा, हमेशा एक डीपर मीनिंग। इसके लिए हेडिंग है द बैलेंस शीट ऑफ सक्सेस। ये कोट कहता है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्या हासिल किया। सक्सेस का असली मतलब ये है कि उस चीज को पाने के लिए आपने क्या क्या कुर्बान किया। नींद, रिश्ते या फिर एथिक्स। ये आज के हसल कल्चर पर एक डायरेक्ट कमेंट्री है। बिल्कुल। इसका रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। कोई स्टूडेंट आईआईटी क्रैक करने के लिए अपनी हेल्थ, फ्रेंडशिप्स और मेंटल पीस सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता है। एडमिशन मिल गया, बट इज इट रियल सक्सेस? दिस कोड आस्क्स अस टू क्वेश्चन दिस वेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। सही बात है। चलो इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करो आइडिया ऑफ प्राइस ऑफ एम्बिशन। सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी भी है। यहाँ एरिस्टोटल्स वर्च्यू एथिक्स का मेंशन कर सकते हो जो एक बैलेंस्ड लाइफ की बात करते हैं। ठीक है। और बॉडी को हम दो थीम्स में ब्रेक करेंगे। पहला है थीम 1, द प्राइस ऑफ एम्बिशन। इसके अंदर क्या पॉइंट्स आएंगे? पहला पॉइंट, बैलेंसिंग पर्सनल गोल्स एंड सोसाइटल गुड। यहाँ हरीश हांडे एसएलसीओ इंडिया का एग्जांपल दो। उन्होंने एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट करियर छोड़कर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए काम किया। उन्होंने पैसा गिव अप किया फॉर अ लार्जर गेट। इंटरेस्टिंग। और दूसरा पॉइंट, द रोल ऑफ परसिवरेंस। अरुणिमा सिन्हा का एग्जांपल, अ फीमेल एम्पिटी हु क्लाइम्ड एवरेस्ट। उनका सैक्रिफाइस ऑफ कंफर्ट एंड सेफ्टी इंस्पिरेशनल है। यहाँ सैक्रिफाइस पॉजिटिव है। और नेगेटिव साइड? वो है तीसरा पॉइंट, एथिकल कंसिडरेशंस। सत्यम स्कैंडल का एग्जांपल दो। यहाँ गेट था प्रॉफिट और गिव अप थी इंटेग्रिटी। ये एक कॉशनरी टेल है। ओके, ये था थीम 1। दूसरा थीम क्या है? थीम 2,
सेक्रेड सैक्रिफाइसेस। इसका करेक्शन इंडियन फिलॉसफी के त्यागा यानी रिनंसिएशन से जोड़ो। अच्छा। इसमें पहला पॉइंट है सैक्रिफाइस फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। इसरो साइंटिस्ट का एग्जांपल, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइव्स, टाइम सब कुछ डेडिकेट किया फॉर नेशनल प्राइड। ग्रेट एग्जांपल। आगे दूसरा पॉइंट, अपहोल्डिंग वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। आयरोम शर्मिला का 16 साल का फास्ट, दैट्स अ ह्यूज सैक्रिफाइस फॉर प्रिंसिपल्स। ये सक्सेस की एक अलग ही डेफिनेशन है। और आखिरी, कंट्रीब्यूशन टू अ लार्जर कॉज। स्वच्छ भारत अभियान का एग्जांपल दो, जहां कलेक्टिव सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड हैबिट जरूरी है फॉर अ क्लीनर नेशन। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इसका कंक्लूजन कैसे फ्रेम करेंगे? Conclude by saying that true success requires a balanced evaluation of gains and losses, with a special focus on societal well-being and ethical considerations. Success should be sustainable, not just for the individual, but for society too. परफेक्ट। लेट्स मूव टू क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, इस आंसर में दो थीम्स, प्राइस ऑफ एम्बिशन और सेक्रेड सैक्रिफाइसेस क्यों यूज किए गए हैं? क्विक आंसर, ये आंसर को स्ट्रक्चर देता है। एक थीम सैक्रिफाइस के नेगेटिव साइड, एथिकल कॉम्प्रोमाइज को दिखाता है, और दूसरा पॉजिटिव साइड, फॉर अ ग्रेटर गुड को। इट क्रिएट्स अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। स्मार्ट। दूसरा, अरुणिमा सिन्हा और इराम शर्मिला के एग्जांपल्स में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? क्विक आंसर, अरुणिमा सिन्हा का सैक्रिफाइस पर्सनल गोल एवरेस्ट के लिए था, जो रेजिलियंस दिखाता है। अरुण शर्मिला का सैक्रिफाइस एक लार्जर सोशो पॉलिटिकल कॉज के लिए था, जो मॉरल कन्विक्शन दिखाता है। ठीक है। तीसरा, सत्यम स्कैंडल का एग्जाम्पल यहाँ कैसे फिट होता है? क्विक आंसर, ये परफेक्ट एग्जांपल है कि गेट इट प्रॉफिट के लिए क्या गिव अप किया गया, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। इट डायरेक्टली आंसर्स द कोर्ट्स क्वेश्चन। चौथा, अगर एग्जाम में एरिस्टोटल या त्यागा जैसे कॉन्सेप्ट्स याद ना आए तो? कोई बात नहीं। क्विक आंसर, फोकस ऑन द कोर आइडिया एंड यूज स्ट्रॉन्ग डाइवर्स एग्जांपल्स। Examples are more important than philosophical jargon. ग्रेट एडवाइस। पांचवा, हाउ कैन यू मेक द इंट्रोडक्शन मोर एंगेजिंग फॉर द एग्जामिनर? Quick answer. Start by challenging the conventional definition of success, money, fame, and then introduce the Dalai Lama's quote as a profound alternative. Create a hook. और आखिरी सवाल, इस कोड का कनेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे बनाया जा सकता है? Quick answer. Focus on the collective aim, goal setting, and service to others. Constitution all of us focuses on these same broader principles. Quick answer. Conclusion में just and equitable society को preamble के ideal से link करके ये दिखाता है कि आप concepts को interconnect कर सकते हो. फैंटास्टिक। अब प्रैक्टिस क्यों? Now pause and practice saying, true success is not what you gain, but what you ethically sacrifice for a greater purpose. और मिनी रिकैप। In short, success को सिर्फ पाने से नहीं, खोने के पर्सपेक्टिव से भी देखो। कमाल है। एक और 2022 का कोट है जो लॉ और एथिक्स के बीच की लाइन को और क्लियर करता है। एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। What is to it? Ethics Theory 2022, 10 marks. Broad micro theme, legality versus morality. ये कांट वाले कोट से थोड़ा रिलेटेड है, पर अलग एंगल से। इसके लिए हेडिंग है द गैप बिटवीन कैन एंड शुड। सिंपल भाषा में, कानून आपको बहुत कुछ करने का राइट देता है, लेकिन एथिक्स आपको बताती है कि उनमें से राइट सही क्या है। हर लीगल चीज एथिकल हो ये जरूरी नहीं। एकदम आसान भाषा में, इसका कोई सॉलिड रियल लाइफ एग्जांपल? हाँ, मान लो एक कंपनी को लीगली अलाउड है कि वो ऐसी जगह फैक्ट्री लगाए जहां थोड़ा पोल्यूशन होगा। उनके पास राइट टू डू है, सारे परमिट्स हैं। ओके। पर क्या ये राइट टू डू है जब उस कम्युनिटी की हेल्थ, बच्चों का फ्यूचर रिस्क पर है? यही है एथिक्स का सवाल। द लॉ सेज यू कैन, बट एथिक्स आस्क्स यू शुड। Got it. The distinction is crystal clear. चलो इसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट बाय हाइलाइटिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन लीगैलिटी एंड मोरालिटी। लॉज मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एथिक्स हायर आइडियल्स। लॉज कैन नॉट कवर एवरी एथिकल डायलेमा। सही है। बॉडी में क्या आएगा? बॉडी को भी दो थीम्स में डिवाइड करते हैं। थीम 1, एथिकल अवेयरनेस, मतलब ये अवेयरनेस आती कहां से है? ओके, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला कंपोनेंट कॉन्शियस, वही लॉस्ट वॉलेट वाला एग्जांपल। वॉलेट लौटाना कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, पर आपकी कॉन्शियस कहती है लौटा दो। दैट्स नोइंग व्हाट इज राइट टू डू। दूसरा? एम्पैथी, एक डॉक्टर जो फ्री ट्रीटमेंट देता है भले ही लीगली रिक्वायर्ड ना हो, वो पेशेंट की सिचुएशन फील कर सकता है। इसको बुद्धिस्ट कंपैशन से लिंक कर सकते हो। और तीसरा कंपोनेंट? इंटेग्रिटी, एक जर्नलिस्ट जो अपना सोर्स रिवील ना करे, इवन अंडर लीगल प्रेशर। उनके पास लीगल राइट है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, पर राइट थिंग टू डू है सोर्स को प्रोटेक्ट करना। यहाँ एरिस्टोटल्स वर्चू एथिक्स का रेफरेंस दे सकते हो। ग्रेट, ये था थीम 1। अब दूसरा थीम? थीम 2, राइट्स वर्सेस राइटियसनेस। इसका कनेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जोड़ो। वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, पर स्टेट के लिए राइट टू डू है। वाओ, ग्रेट कनेक्शन। इसके पॉइंट्स? पहला पॉइंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेस जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस चूज करे, भले ही शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कम हो, उनका लीगल राइट है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का, पर राइट थिंग टू डू है एनवायरमेंट को बचाना। इसको गांधी सर्वोदय से लिंक करो। और जस्टिस, इक्वल पे के लिए लड़ना, भले ही कंपनी के लॉज में डिस्क्रिपेंसीज हो। रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस का मेंशन कर सकते हो यहाँ। और सबसे पावरफुल एग्जांपल? मॉरल करेज, रोजा पार्क्स का। उन्होंने एक लीगल राइट टू डू यानी सेग्रीगेशन लॉ को चैलेंज किया फॉर व्हाट वाज मॉरली राइट टू डू। एक्सीलेंट। इसका कंक्लूजन क्या होगा? समराइज करो कि एक जस्ट सोसाइटी के लिए लीगल ऑब्लिगेशन से आगे बढ़कर राइचियसनेस यानी धर्म जरूरी है। लॉज हमारे एक्शंस का फ्लोर बनाते हैं, एथिक्स सीलिंग। ठीक है, लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, इस आंसर में इतने सारे फिलोसफर्स, कांट, एरिस्टोटल, रॉल्स, गांधी का मेंशन करना जरूरी है? क्विक आंसर, जरूरी नहीं, पर एक दो मेंशन करने से आपके आंसर का वेट बढ़ता है। इट शोज यू कैन कनेक्ट डिफरेंट एथिकल थियरीज, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सही है। दूसरा, रोजा पार्क्स का एग्जाम्पल मॉरल करेज के पॉइंट में बेस्ट क्यों है? क्विक आंसर,
क्योंकि उन्होंने एक अनजस्ट लॉ को डायरेक्टली चैलेंज किया, अपने पर्सनल सेफ्टी को रिस्क में डालकर, विच इज द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ मॉरल करेज। Perfect. तीसरा, how is this quote different from the Kant quote we discussed earlier? Important question. Quick answer. Kant's quote focuses on thought versus action. Stuart's quote focuses on legal action versus right action. Both distinguish law and ethics, but from different, complementary angles. Okay. चौथा, आप इस आंसर को कैसे स्टार्ट करोगे to grab attention? Quick answer. Start with a simple, relatable example. You have the right to play loud music until 10 p.m., but is it the right thing to do when your neighbor has a sick child? Instantly makes the point clear. अच्छा आइडिया है। पांचवा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल कहाँ फिट हो सकता है? Quick answer. Social responsibility point के अंडर, जहां business legal compliance से आगे आकर environment या society के बारे में सोचता है. It's a perfect fit. और लास्ट, what is the best way to conclude an answer on this quote? Quick answer. End by emphasizing that laws provide a floor for behavior, but ethics provides the ceiling. And a great society and a great individual always aims for the ceiling, not just the floor. Brilliant. चलो, practice time. Practice saying, just because it's legal doesn't make it right. चलो बोलो. और इसका मिनी रिकैप? In short, ये कोट हमें लीगल लूपहोल से ऊपर उठकर कॉन्शियस की आवाज सुनने को कहता है. चलो, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कोट। ये 2021 का है और ह्यूमन कनेक्शन के बारे में है। लाइफ डजंट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस। वी नीड ईच अदर एंड द सूनर वी लर्न दैट इट इज बेटर फॉर अस ऑल। एरिक एरिक्सन, एथिक्स, थ्योरी 2021, 10 मार्क्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, द इनएविटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। एरिक एरिक्सन, एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, बहुत ही प्रोफाउंड बात कही है। इसके लिए हमारी हेडिंग है वी आर ऑल कनेक्टेड। बेसिकली एरिक्सन कह रहे हैं कि हम अकेले आइसोलेटेड बीइंग्स की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये कोई वीकनेस नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जितनी जल्दी ये सीख लें उतना बेहतर। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमने हाल ही में देखा है। एग्जैक्टली इसका बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है कोविड-19 पेंडेमिक। एक इंसान का मास्क ना पहनना पूरी कम्युनिटी को रिस्क में डाल सकता था। डॉक्टर्स डिपेंडेड ऑन नर्सेज, आम लोग डिपेंडेड ऑन डिलीवरी सर्विसेज, साइंटिस्ट डिपेंडेड ऑन ग्लोबल डेटा। वी वर ऑल इंटरडिपेंडेंट। सिंपल, उससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? सही बात है। चलो, इसकी गहराई में जाते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करो इंटरडिपेंडेंस को एज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, नॉट जस्ट अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। यहाँ अफ्रीकन फिलॉसफी ऑफ उबुंटू, आई एम बिकॉज वी आर, का मेंशन कर सकते हो। ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव देगा। नाइस। और बॉडी में? बॉडी को भी दो थीम्स में डिवाइड करेंगे। थीम 1, इंडिविजुअल ग्रोथ एंड कलेक्टिव हार्मनी। मतलब इंटरडिपेंडेंस हमें इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल पर कैसे हेल्प करती है? हाँ, इसका पहला पॉइंट है म्यूचुअल सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन। इसरोज चंद्रयान 3 मिशन का एग्जांपल दो। इट वाजंट वन पर्सनस अचीवमेंट, इट वाज अ मैसिव टीम एफर्ट। दूसरा, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। यहाँ निमानस की स्टडीज का रेफरेंस दो जो सोशल आइसोलेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स बताती हैं। हम मेंटली हेल्दी रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और तीसरा, स्किल एंड नॉलेज एक्सचेंज। WHO का पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क का एग्जांपल दो। डिजीजेज बॉर्डर्स नहीं देखती, इसलिए कंट्रीज को नॉलेज शेयर करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है। ये था थीम 1। अब दूसरे थीम पर आते हैं। थीम 2, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल जस्टिस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, इसके पॉइंट्स? पहला, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का एग्जांपल दो। सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन फार्मर्स और वल्नरेबल सेक्शंस सोसाइटी पर। ये एक टू वे स्ट्रीट है। सही है। आगे? दूसरा, एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप। पेरिस एग्रीमेंट का एग्जांपल, हम सब एक ही प्लैनेट पर डिपेंड करते हैं। एक देश का पोल्यूशन दूसरे देश को अफेक्ट करता है। क्लासिक इंटरडिपेंडेंस। और आखिरी? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स का एग्जांपल दो। एक जस्ट सोसाइटी का टेस्ट ये है कि वो अपने सबसे कमजोर लोगों का ख्याल कैसे रखती है। दिस इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट ब्रेकडाउन। इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? कंक्लूड विद द इंडियन ईथॉस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये इस कोट के एसेंस को एक ब्यूटीफुल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देता है। एंड बाय सेइंग दैट एम्ब्रेसिंग इंटरडिपेंडेंस इज द ओनली वे टू बिल्ड अ जस्ट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। परफेक्ट। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, इस आंसर में इतने सारे ऑफिशियल एग्जांपल्स, ISRO, निमहांस, WHO क्यों यूज किए गए हैं? क्विक आंसर, ये आंसर को फैक्चुअल और अथॉरिटेटिव बनाते हैं, सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं। इट शोज यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू रियल वर्ल्ड गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस। गुड पॉइंट। दूसरा, उबुंटू फिलॉसफी का मेंशन करना आंसर को कैसे एनहांस करता है? क्विक आंसर, ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऐड करता है, शोइंग दैट द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंस इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, नॉट जस्ट अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। ओके। तीसरा, हाउ डू यू कनेक्ट इंटरडिपेंडेंस विद एनवायरमेंटल एथिक्स? Quick answer, by explaining that our dependence is not just on other humans, but on the entire ecosystem. The Paris Agreement example makes this abstract idea very concrete. चौथा, इस आंसर का स्ट्रक्चर सिंपल कैसे रखें? Quick answer, दो पार्ट्स में बांटो। 1, how interdependence helps us grow. 2, what are our responsibilities because of interdependence. Simple and effective, help and responsibility. पांचवा, व्हाट्स अ गुड ओपनिंग लाइन फॉर दिस आंसर? Quick answer, start with the famous line by John Donne, no man is an island. Then say, this simple truth is the foundation of Erik Erikson's profound observation. और लास्ट, वसुधैव कुटुंबकम को कंक्लूजन में यूज करने का क्या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है? Quick answer, ये कोड को एक पावरफुल, कल्चरली रेलेवेंट और पॉजिटिव नोट पे एंड करता है जो एग्जामिनर पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। It connects the global to the local. सुपर्ब। प्रैक्टिस क्यू? Okay, pause and rehearse. My growth is tied to your growth. We are interdependent. और इसका मिनी रिकैप? In short,
हम सब एक अदृश्य धागे से बंधे हैं, अकेले आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। फिर से दलाई लामा का एक कोट 2021 से, इस बार पीस पर। वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड until and unless we obtain peace within ourselves. दलाई लामा, Ethics Theory 2021, 10 marks. Broad micro theme. Inner state reflects outer world. ये मेरा पर्सनल फेवरेट कोट्स में से एक है। इसकी हेडिंग है पीस स्टार्ट्स विद इन। ये कोट कहता है कि दुनिया में शांति यानी आउटर पीस तभी आ सकती है जब हम अपने अंदर शांत होंगे, यानी इनर पीस अचीव करेंगे। वर्ल्ड पीस इज सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कलेक्टिव इनर पीस ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका कोई सिंपल डे टू डे एग्जाम्पल? बिल्कुल। सोचो, ट्रैफिक में कोई गुस्से वाला इंसान है, अंदर से एजिटेटेड है, वो हॉर्न बजाएगा, गाली देगा और आगे जाकर भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। राइट। अब सोचो एक शांत इंसान, उसके अंदर पीस है, वो पेशेंस रखेगा, शायद म्यूजिक सुनेगा। द आउटर वर्ल्ड यानी ट्रैफिक जैम इज द सेम फॉर बोथ, पर उनका रिएक्शन और उस रिएक्शन का असर बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इनर स्टेट। बहुत आसान हो गया है समझना। चलो इसको डिटेल में अनपैक करते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस द कोर आइडिया। एक्सटर्नल पीस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल हार्मनी। इसको बुद्धिस्ट फिलॉसफी ऑफ माइंडफुलनेस से लिंक कर सकते हो, जहां से ये आइडिया आता है। ठीक है। और बॉडी, इसकी बॉडी को भी दो थीम्स में डिवाइड करेंगे। थीम 1। इनर ट्रैंक्विलिटी एज अ फाउंडेशन। इनर पीस बनती कैसे है? ओके, इसके पॉइंट्स क्या हैं? पहला, इमोशनल रेगुलेशन, अपने एंगर, फियर, जेलसी को मैनेज करना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है महात्मा गांधी। उनकी नॉन वायलेंस की पूरी फिलॉसफी उनके इमेंस इनर पीस से निकली थी। दूसरा, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बायसेस, अपने प्रेजुडिसेस को समझना। साउथ अफ्रीका के ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन कमीशन का एग्जाम्पल दो। वहां फॉरगिवनेस और हीलिंग इनर पीस से ही शुरू हुई। और तीसरा, कल्टिवेटिंग कंपैशन, दूसरों के दुख को समझना। चार्टर फॉर कंपैशन का एग्जाम्पल दे सकते हो, जो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। कंपैशन इनर पीस का बाई प्रोडक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट्स, जब लोग अंदर से शांत होते हैं तो घरों में, ऑफिसेज में झगड़े कम होते हैं। नॉर्वे के कम्युनिटी मीडिएशन प्रोग्राम्स का एग्जांपल दो, जो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। और बड़े लेवल पर एनहांस्ड कोऑपरेशन, यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल दो। 2 वर्ल्ड वॉर्स लड़ने के बाद फॉर्मर एनिमीज ने कोऑपरेशन का रास्ता चुना। ये तभी पॉसिबल है जब पीस को प्रायोरिटाइज किया जाए। और आखिरी पॉइंट, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और सिविल राइट्स मूवमेंट, उनका नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट इमेंस इनर स्ट्रेंथ और पीस से आता था। गुस्से से गुस्से को नहीं जीता जा सकता। ग्रेट एग्जाम्पल्स। अब कंक्लूजन। Conclude by saying inner peace is not a personal luxury, but a social necessity. Suggest actionable steps, जैसे promoting emotional intelligence or mindfulness in schools and workplaces. इससे आंसर फॉरवर्ड लुकिंग हो जाएगा। सही है। चलो क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एग्जाम्पल्स इस कोट के लिए इतने परफेक्ट क्यों हैं? क्विक आंसर, क्योंकि दोनों ने नॉन वायलेंस को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया, जो इमेंस इनर पीस और सेल्फ कंट्रोल के बिना पॉसिबल ही नहीं है। They lived this quote. गॉट इट। दूसरा, हाउ डू यू एक्सप्लेन द रिपल इफेक्ट ऑफ इनर पीस? Quick answer, use an analogy. Inner peace is like a calm lake. When you throw a stone of action into it, the ripples are gentle and constructive, not chaotic and destructive. लवली। तीसरा, इस आंसर में इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे मॉडर्न टर्म्स यूज करना ठीक है? क्विक आंसर, बिल्कुल। ये दिखाता है कि आप एंशिएंट विजडम को कंटेम्परेरी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर सकते हो। इट शोज एनालिटिकल स्किल्स। चौथा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल रेगुलेशन? क्विक आंसर, सेल्फ अवेयरनेस इज नोइंग व्हाट यू आर फीलिंग एंड व्हाई। इमोशनल रेगुलेशन इज कंट्रोलिंग योर रिएक्शन टू दैट फीलिंग। फर्स्ट यू नो, देन यू कंट्रोल। पांचवा, यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल कोऑपरेशन के लिए अजीब नहीं है? क्विक आंसर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईयू इस बात का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है कि कैसे फॉर्मर एनिमीज लाइक फ्रांस एंड जर्मनी कॉमन गोल्स के लिए शांति से काम कर सकते हैं। इट्स अ टेस्टामेंट टू प्रायोरिटाइजिंग आउटर पीस। राइट। और आखिरी, हाउ टू मेक द कंक्लूजन प्रैक्टिकल एंड फॉरवर्ड लुकिंग? Quick answer. Suggest actionable steps, like introducing mindfulness in schools or corporate training. This connects the philosophical idea to a real-world solvable problem. ऑसम। प्रैक्टिस टाइम। चलो, प्रैक्टिस करो। आउटर chaos cannot disturb inner calm. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, दुनिया को बदलना है, शुरुआत खुद से करो। अब हम चलते हैं एंशिएंट ग्रीस, सोक्रेटिस के पास। ये कोट 2020 से है। A system of morality which is based on relative emotional values is a mere illusion, a thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true. Socrates, Ethics, Theory 2020, 10 marks. Broad micro theme, reason versus emotion in ethics. Socrates, उनके कोट्स हमेशा आते हैं, controversial और direct होते हैं। इसके लिए हेडिंग है The Compass of Reason. Socrates सीधे-सीधे कह रहे हैं कि मोरालिटी फीलिंग्स पर बेस नहीं हो सकती। ये जो मुझे ऐसा फील होता है इसलिए ये सही है वाला आर्गुमेंट है, सॉक्रेटिस के लिए वो बिल्कुल गलत है। ट्रू मोरालिटी रीजन, लॉजिक और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पर बेस्ड होनी चाहिए। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। इसका कोई स्ट्रॉन्ग एग्जांपल? सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है मॉब लिंचिंग। ओके। मॉब को फील होता है कि वो सही कर रहे हैं, उनका इमोशन यानी गुस्सा बहुत हाई होता है, लेकिन रीजन और लॉ के हिसाब से वो बिल्कुल गलत है। यही है इमोशन बेस्ड मोरालिटी का सबसे बड़ा खतरा। इट कैन जस्टिफाई एनीथिंग। पावरफुल एग्जांपल। ये पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर देता है। चलो इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ठीक। करेक्शन में इंट्रोड्यूस करो कोर डिलेमा। इज मोरालिटी सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन फीलिंग्स और ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ट्रूथ्स? सॉक्रेटिस ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव साइड पर थे। राइट। और बॉडी, इसकी बॉडी को दो थीम्स में डिवाइड करेंगे। थीम 1 ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, इसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स। इसके पॉइंट्स? पहला, रीजन ओवर इमोशन,
इंडियन जुडिशरी का एग्जाम्पल दो, निर्भया केस जैसे इमोशनली चार्ज्ड केसेस में भी जुडिशरी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करती है, पब्लिक इमोशन के प्रेशर में नहीं आती। सही है। दूसरा, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यूएन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का एग्जाम्पल दो। ये राइट्स इसलिए यूनिवर्सल हैं क्योंकि ये रीजन पर बेस्ड हैं, किसी एक कल्चर की फीलिंग्स पर नहीं। तीसरा, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का एग्जाम्पल दो। ये लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ऑफिसर को कैसा फील हो रहा है। रीजन ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी। ओके, ये था थीम 1। अब दूसरा थीम। थीम 2, द सर्च फॉर ट्रूथ। अगर मोरालिटी रीजन पर बेस्ड है तो हम उस रीजन तक पहुंचेंगे कैसे? अच्छा, ये मेथड के बारे में है। हाँ, इसका पहला पॉइंट, क्रिटिकल इंक्वायरी। वैक्सीन डेवलपमेंट का एग्जाम्पल दो। इट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस एंड रीजन, नॉट ऑन फीलिंग्स और बिलीव्स। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। दूसरा, डायलॉग एंड डिस्कोर्स। इंडियाज पार्लियामेंट्री डिबेट्स का एग्जाम्पल दो। आइडिया ये है कि अलग अलग व्यूज के डिस्कशन से हम बेटर, मोर रीजन लॉज तक पहुंचेंगे। और आखिरी, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रीजन को यूज करने के लिए पहले अपने इमोशनल बायसेस को समझना जरूरी है। विपासना मेडिटेशन का एग्जाम्पल दे सकते हो, जहां आप अपने थॉट्स को ऑब्जेक्टिवली देखते हो। बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है। इसके कंक्लूजन। ठीक है, समराइज बाय सेइंग दैट इन अ डाइवर्स एंड ऑफन इमोशनली चार्ज्ड वर्ल्ड, Socrates urges us to base our collective decisions on reasoned principles and constitutional values, not on fleeting emotional biases. Reason is the only common ground. ठीक है, क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, सोक्रेटिस वल्गर वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? ये थोड़ा हार्श नहीं है? क्विक आंसर, यहाँ वल्गर का मतलब क्रूड या कॉमन प्लेस है। सॉक्रेटिस के लिए बिना रीजन के मोरालिटी सोचना एक बहुत ही बेसिक अनरिफाइंड लेवल की थिंकिंग है। इट्स एन इंटेलेक्चुअल क्रिटिक। ओके, दूसरा, हाउ डज प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स कनेक्ट हियर? Quick answer, Plato believed in a perfect ideal world of forms where concepts like justice exist objectively. Socrates, his teacher, shared this core belief in objective truth over subjective opinion. तीसरा, इस आंसर में साइंस, वैक्सीन का एग्जाम्पल देना ठीक है? Quick answer है, ये एक excellent analogy है. It shows the power of reason and critical inquiry over belief or emotion in finding the truth, चाहे वो scientific हो या moral. चौथा, हाउ टू स्ट्रक्चर एन आंसर दैट डिफेंड्स ऑब्जेक्टिव मोरालिटी विदाउट साउंडिंग रिजिड? Quick answer, acknowledge that emotions like empathy are important for moral motivation, but argue that for making just and fair judgments for a society, reason must be the ultimate guide. सही बैलेंस। पांचवा, निर्भया केस का एग्जाम्पल रीजन ओवर इमोशन के लिए स्ट्रॉन्ग क्यों है? Quick answer, क्योंकि उस केस में पब्लिक इमोशन बहुत हाई था फॉर इमीडिएट ब्रूटल जस्टिस, लेकिन जुडिशरी ने लॉन्ग रीजन्ड प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया, विच इज एग्जैक्टली व्हाट सॉक्रेटिस इज एडवोकेटिंग फॉर। एंड द लास्ट वन, व्हाट इज द मेन टेकअवे फ्रॉम सॉक्रेटिस आइडिया फॉर अ मॉडर्न स्टूडेंट? Quick answer, question everything. Don't accept something as true just because it feels right or because everyone else believes it. Use your own reason to find the truth. ब्रिलियंट। A practice? नाउ प्रैक्टिस। Morality should be guided by reason, not by a storm of emotions. और इसका मिनी रिकैप। In short, feelings आती जाती रहती हैं, पर सच यानी truth permanent है। Morality सच पर बेस होनी चाहिए। और अब हमारा आखिरी कोट, ये 2019 से है और शायद सॉक्रेटिस का सबसे फेमस कोट है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। Socrates, Ethics, Theory 2019, 10 marks. Broad micro theme. The importance of introspection. हाँ, ये कोड तो पूरी फिलॉसफी का फाउंडेशन है। हाँ। इसके लिए हेडिंग है नो दाई सेल्फ। सॉक्रेटिस कहते हैं कि ऐसी जिंदगी जिसमें हम कभी रुककर ये नहीं सोचते कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे वैल्यूज क्या हैं, वो जिंदगी जीने लायक नहीं है। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्ममंथन इज एवरीथिंग। इट सेपरेट्स लिविंग फ्रॉम merely existing. इसका एग्जाम्पल तो शायद हम सब की लाइफ में है। बिल्कुल। इमेजिन समवन हु वर्क्स 18 hours a day for 40 years just to earn money, और एंड में रिटायरमेंट के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि वो कभी अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पाए और वो एक्चुअली खुश नहीं है। दिस इज अ क्लासिक अनएग्जामिन्ड लाइफ। बस ऑटो पायलट पर चलते गए। बहुत रिलेटेबल है। चलो इसकी गहराई में चलते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस द कोट्स कोर आइडिया, इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट अ लग्जरी बट अ नेसेसिटी फॉर अ मीनिंगफुल एंड वर्चुअस लाइफ। ठीक है, बॉडी में क्या आएगा? इसको कैसे ब्रेक डाउन करें? इसकी बॉडी को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जो बेसिकली व्हाई शुड वी एग्जामिन लाइफ का आंसर देते हैं। ओके, पहला रीजन। पहला, टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ। सेल्फ एग्जामिनेशन से हमें अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और कोर वैल्यूज पता चलती हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जर्नलिंग। लोग अपने मूड्स ट्रैक करते हैं टू आइडेंटिफाई एंजाइटी ट्रिगर्स। दिस इज सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, दूसरा रीजन। दूसरा, टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस। जब तुम अपने वैल्यूज को जानते हो तो तुम अपने चॉइसेस को उनसे अलाइन कर सकते हो, ना कि एक्सटर्नल प्रेशर से। करियर चॉइस का एग्जांपल दो। एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग छोड़कर सोशल वर्क चूज करता है क्योंकि उसने एग्जामिन किया कि उसे सर्विस में हैप्पीनेस मिलती है, ना कि फैमिली प्रेशर फॉलो करने में। यहाँ एरिस्टोटल की वर्च्यू एथिक्स का रेफरेंस दे सकते हो। और तीसरा रीजन। तीसरा, टू अवॉइड रिग्रेट्स। रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन एक कोर्स करेक्शन मैकेनिज्म की तरह काम करता है। रिलेशनशिप का एग्जांपल दो। अगर आप एग्जामिन करते हो कि पिछले आर्गुमेंट में आपकी क्या गलती थी, तो आप आगे कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो। इसको इंडियन फिलॉसफी के प्रतिपक्ष भावना कंसेप्ट से लिंक कर सकते हो, जहां आप कॉन्शियसली नेगेटिव थॉट्स को एग्जामिन करके पॉजिटिव से रिप्लेस करते हो। वंडरफुल। इसका कंक्लूजन कैसे लिखें? Conclude by saying that self-examination is not a one-time event, but a continuous, lifelong process. It's what makes us truly human. और इसको इंडियन ethos of लोका संग्रह से लिंक कर दो। Working for the welfare of the world, which always starts with improving oneself. परफेक्ट। चलो आखिरी सेट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, ये कोट थोड़ा एक्सट्रीम नहीं है? नॉट वर्थ लिविंग? Quick answer. Socrates यहाँ rhetoric use कर रहे हैं to make a strong point.
उनका मैसेज ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एग्जामिनेशन से आती है, सिर्फ बायोलॉजिकल एक्ट ऑफ लिविंग से नहीं। सही है। दूसरा, हाउ कैन अ 10th ग्रेड स्टूडेंट अप्लाई दिस आइडिया इन देयर लाइफ? Quick answer. By taking just 10 minutes every day to think about what they learned, what made them happy or sad, and what they could do better tomorrow. It's about building a small, consistent habit of reflection. बहुत प्रैक्टिकल है। तीसरा, जर्नलिंग का एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ के लिए क्यों अच्छा है? Quick answer. क्योंकि ये एक concrete, practical और accessible tool है जिससे कोई भी self examination शुरू कर सकता है. It makes the abstract idea actionable. चौथा, प्रतिपक्षा भावना कॉन्सेप्ट को सिंपल वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करें? Quick answer. It literally means thinking of the opposite. अगर आप गुस्से में हैं तो कॉन्शियसली शांति और कंपैशन के बारे में सोचो. It's a mental exercise to achieve balance through self-examination. पांचवा, हाउ टू स्ट्रक्चर द बॉडी ऑफ दिस आंसर क्लियरली? Quick answer. Use 3 clear headings based on the benefits. 1. To know yourself. 2. To make better choices. 3. To avoid regrets. This structure is simple, logical, and covers all aspects. और आखिरी, इस कोट का कंक्लूजन लोक संग्रह से कैसे जुड़ता है? Quick answer. The logic is, you can only contribute positively to the world, Lok Sangraha, when you first understand and improve yourself through examination. Self-improvement leads to world improvement. फैंटास्टिक। एक आखिरी बार प्रैक्टिस। Okay, आखिरी बार. Pause and practice saying, to live a better life, I must first examine my life. और मिनी रिकैप। Good shot. जिंदगी एक किताब है. इसे सिर्फ पढ़ो मत, समझो भी. वाओ, what an incredible journey through the minds of some of the greatest thinkers. आज हमने समझा इस वर्ल्ड मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स के डीप डाइव में। विलियम जेम्स से हमने सीखा कि एटीट्यूड ही सब कुछ बदल सकता है। हाँ, फिर कांट ने हमें लॉ और एथिक्स के बीच का वो क्रूशल फर्क समझाया. दलाई लामा ने सक्सेस की असली कीमत और इनर पीस की अहमियत बताई। दोनों ही कोट्स एकदम लाइफ चेंजिंग हैं। बिल्कुल. और पॉटर स्टुअर्ट ने लीगल राइट्स और मॉरल राइट के डिफरेंस को क्लियर किया. एरिक एरिक्सन ने हमें हमारी इंटरडिपेंडेंस याद दिलाई कि हम अकेले कुछ नहीं है। और आखिर में सोक्रेटिस ने रीजन की पावर और सेल्फ एग्जामिनेशन की जरूरत पे सबसे ज्यादा जोर दिया. बिल्कुल। और आपके लिए दोस्तों आज का थॉट ये है, इन सब कोट्स में से कौन सा एक कोट है जो आप आज से अपनी लाइफ में एक्टिवली प्रैक्टिस करना शुरू करोगे? सोक्रेटिस की तरह एग्जामिन योर ओन थॉट्स। ये मत सोचना कि इसका सही जवाब क्या है, बस इसके बारे में सोचना। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। एग्जैक्टली. सोचो और हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये गहरी चर्चा पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वील बी बैक विथ मोर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप थिंकिंग।